आप श्री विजय केडिया को शेयर बाजारों में एक सफल निवेशक के रूप में जानते होंगे। वो एक विनम्र और साधारण व्यक्ति हैं, जिनके पास निवेश करने में अद्वितीय कौशल और बुद्धिमत्ता है। उनकी कहानी दृढ़ता और गलतियों से सीखने की है, जिस पर हर बाजार सहभागी को ध्यान देना चाहिए। विजय केडिया का जन्म कलकत्ता में एक स्टॉक ब्रोकिंग परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही शेयर बाजार में दिलचस्पी रही है। उन्होंने 14 साल की उम्र में अपने दादा के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें अपने परिवार के स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था, लेकिन पैसे की कमी के कारण नहीं कर सका और स्टॉक ब्रोकिंग के प्रति उसका रुझान नहीं था। इसीलिए 19 साल की उम्र में उन्होंने शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। ट्रेडिंग के क्षेत्र में कूदने के बाद उन्हें पहले ही वर्ष में ही बहुत लाभ हुआ और वे इसके बारे में बहुत आश्वस्त हो गए। लेकिन 1.5 साल तक मुनाफा कमाने के बाद उसे घाटा होने लगा। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनकी पिछले साल की सफलता सिर्फ एक चुटकी थी। बाजार में लाभ के लिए दौड़ते समय उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। उसकी असफलताओं का मुख्य कारण यह था कि उसने एक छोटी राशि के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था और थोड़ा लाभ प्राप्त करने के बाद वह ट्रेडिंग में बड़ी मात्रा में चला जाता था। कभी कभी उसे एक बड़े नुकसान के कारण जो कुछ भी प्राप्त होता था वो खो देता था। एक बार उन्हें हिंदुस्तान मोटर्स में 2 या 3 दिनों के भीतर 70,000 रुपए का नुकसान भी हुआ। उस समय उसकी मां ने उसे अपने नुकसान की भरपाई में मदद करने के लिए गहने के टुकड़े की पेशकश की। लेकिन सौभाग्य से कुछ दिनों के बाद उस गहने को बेचे बिना किसी तरह ठीक हो गया। उस घटना से उन्हें निराशा हुई और उन्होंने ट्रेडिंग नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने कोलकाता के चाय बागानों में सामग्री की आपूर्ति का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो उसमें भी असफल रहे। फिर से उन्होंने शेयर बाजारों में व्यापार करना शुरू किया। 10 या 11 साल बाजार में रहने के बाद भी उन्हें मनचाहा लाभ नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि वो सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस गेम खेल रहे हैं और इसीलिए 1989 में उन्होंने ट्रेडिंग के विचार को छोड़ने का फैसला किया और निवेश की ओर बढ़ गए। उन्हें पता था कि स्टॉक से संबंधित फाइनेंसिंग आमतौर पर मुंबई में होती है, इसलिए 1989 में वह कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो गए। वो 2 साल से वहां पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा था। जब उन्होंने निवेश करने की योजना बनाई, उस समय निवेश के बारे में जानने के लिए कोई स्रोत नहीं थे और कोई भी निवेशक अपने ज्ञान और निवेश के मंत्रों को साझा करने को तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने बाजार से सीखने का फैसला किया, या दूसरे शब्दों में बाजार उनके शिक्षक थे। उन्होंने परीक्षण और त्रुटि पद्धति का उपयोग करना शुरू किया। जैसा कि उनका मानना कि कुछ कोशिश करना बेहतर है और अगर आप असफल भी होते हैं तो भी आप उससे सीखते हैं और फिर अगली बार बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगला महत्वपूर्ण कार्य जो उसने किया वो था निरीक्षण करना। वो अन्य निवेशकों की सफलता और असफलताओं को देखता था और उनकी गलतियों से सीखता था। एक घटना थी जब उसके एक दोस्त को बड़ा नुकसान हुआ। उसने विजय से कहा कि गलती से उच्च पीई अनुपात स्टॉक में निवेश करने का कारण उसे नुकसान का सामना करना पड़ा। उसके बाद विजय केडिया ने पूरी स्थिति का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि उच्च पीई अनुपात में निवेश करना खतरनाक हो सकता है। निवेश करियर में उनका पहला स्टॉक पंजाब ट्रैक्टर्स था। अपनी निवेश यात्रा की शुरुआत में उनके पास केवल 35,000 रुपए थे और उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर्स में सारा निवेश किया। अगले 3 वर्षों में पंजाब ट्रैक्टर्स का विस्तार 4 से 5 गुना तक हो गया। पंजाब ट्रैक्टर्स के सारे शेयर बेचने के बाद उन्होंने एसीसी लिमिटेड में निवेश किया। उस समय एसीसी लिमिटेड की कीमत केवल 300 रुपए था। हर्षद मेहता के प्रभाव से धीरे धीरे एसीसी के शेयर की कीमत बढ़ी और तेजी के साथ यह 3,000 रुपए तक पहुंच गई। विजय केडिया ने इसे उस कीमत पर अधिक मूल्यवान पाया, इसलिए उन्होंने इसके सभी शेयर बेच दिए और उन्होंने मुंबई में एक अपार्टमेंट खरीदा और बाकी के पैसे से अन्य शेयरों को अपने कब्जे में ले लिया। हर्षद मेहता स्कैम के दौरान बाजार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक बार फिर उन्हें नुकसान हुआ। उन्होंने कंपनी के प्रबंधन और गुणवत्ता का विश्लेषण न करने की अपनी गलती स्वीकार की, जिसके कारण वे शेयर बाजार में गिर गए और उन्हें अपनी गलतियों के लिए भुगतान करना पड़ा। उस विफलता के बाद उन्होंने कभी भी अपने निवेश दर्शन को हल्के में नहीं लिया और उन्होंने अपनी रणनीतियों में समझौता नहीं करने का फैसला किया। फिर उन्होंने 14 रुपए में ईजिस लॉजिस्टिक्स खरीदा और बाद में 500 रुपए में बेचा, जिसमें उन्हें 4000% रिटर्न मिला। विजय के लिए चीजें अच्छी लगने लगीं और उन्होंने ऐसे ही ढेर सारा रिटर्न कमाया है। वह अपनी निवेश रणनीति को बड़े शोध और विश्लेषण के साथ बनाता है, फिर उसी के अनुसार अमल करता है। वो कई बार असफल हुआ है,
लेकिन हमेशा उनसे सबक लेता है और फिर भी भारी मुनाफा कमाने का प्रबंधन करता है। उन्होंने एक सफल निवेशक बनने के लिए काफी कीमत चुकाई थी। उन्हें हार का सामना करना पड़ा और खेल को समझने में अपना काफी साल लगा दिया। उन्होंने हमेशा दृढ़ता के साथ अपने जुनून का पालन किया है और इसलिए इस खेल में सफल हुए हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गलतियों से सीखा। उसने बाजार को अपना गुरु बना लिया। नौसिखिए ट्रेडर्स हर समय सही होने की आवश्यकता के लिए बदनाम हैं। यह स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली है कि नौसिखिए ट्रेडर्स बहुत सारे अनुत्पादक ट्रेडिंग व्यवहारों में संलग्न हैं, ताकि यह स्वीकार करने से बच सकें कि वे गलत हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि वो केवल यह साबित करने के लिए कि वे सही थे, जीतने वाले ट्रेड से अधिक समय तक हारे हुए ट्रेड्स को पकड़ सकते हैं। वो बहुत विलंब भी करते हैं, जिसके कारण वे एक खराब ट्रेडिंग विचार या रणनीति के परिणामों का सामना करने से बचने के प्रयास में ट्रेडिंग करना बंद या स्थगित कर देते हैं। कई मायनों में हमेशा सही रहने की आवश्यकता विनाशकारी हो सकती है। प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र महसूस करने और शुरुआत में ट्रेडिंग के साथ रचनात्मक होने के बजाय होशपूर्वक या अनजाने में एक ट्रेडर को हमेशा सही होने की आवश्यकता होती है, जो उसे ट्रेडिंग के दौरान महत्वपूर्ण क्षणों में वापस पकड़ सकता है। जब आप सही होने की अपनी भावनात्मक आवश्यकता के कारण विवश और भयभीत होते हैं, तो आप कोई भी ट्रेड करने से बचना शुरू कर देते हैं। जब तक आप ट्रेड के बाद ट्रेड नहीं करते हैं, तब तक आप अपने ट्रेडिंग कौशल को कभी भी तेज नहीं करेंगे। इसलिए ट्रेडिंग सफलता के लिए बाजार से जीत या हानि के रूप में प्रतिक्रिया और आलोचना स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। लेकिन आलोचना को स्वीकार करना इतना कठिन क्यों है, चाहे वो किसी अन्य व्यक्ति से हो, यहां तक आपके सबसे अच्छे दोस्त या माता-पिता या बाजारों से भी? मुख्य कारणों में से एक यह है कि हम आलोचना को अपर्याप्तता की भावनाओं से जोड़ते हैं, या यह कि हम पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। हम आलोचनात्मक टिप्पणी या किसी भी प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया पर एक महान मनोवैज्ञानिक महत्व देते हैं। हम अपने पसंदीदा हीरो या हीरोइन या उनकी नई फिल्म की तक आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम आलोचना को बहुत व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, और यह आपके व्यक्तित्व और मन की शांति के लिए बहुत जहरीला है। आलोचना का कोई भावनात्मक अर्थ नहीं होना चाहिए। अपने जीवन के किसी भी प्रारूप में आगे बढ़ने के लिए आलोचना और प्रतिक्रिया लेना महत्वपूर्ण है, चाहे वह काम हो या परिवार। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें, बल्कि इसे प्रतिक्रिया के रूप में मानें। ठीक उसी तरह जैसे हम किसी उत्पाद के लिए समीक्षा या फीडबैक लिखते हैं, जो अन्य ग्राहकों को यह तय करने में मदद करता है कि क्या यह एक अच्छा विकल्प है, और यह कंपनी को उनकी कमियों को ठीक करने में भी सक्षम बनाता है। तो विचार आलोचना के भावनात्मक महत्व को कम करना सीखना है, जो शेयर बाजार के मामले में लाभ और हानि है, और इसे ठंडे डेटा के रूप में देखें, जिसका उपयोग आप अपने ट्रेडिंग कौशल को बेहतर बनाने के लिए कर पाएंगे। आलोचना को स्वीकार करना कठिन होने का एक और कारण यह है कि हमें परिपूर्ण होने की तर्कहीन आवश्यकता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जब तक हम हमेशा सही नहीं होंगे, हम सफल नहीं होंगे, चाहे वो करियर के निर्णय लेने का मामला हो या निवेश करने का। यह एक गलत विचार या मानसिकता है जो हम अपनी स्कूली शिक्षा से प्राप्त करते हैं। स्कूल में केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को एक औसत या कमजोर छात्र की तुलना में विशेष रूप से माना जाता है और उनके साथ व्यवहार किया जाता है। यह कुछ छात्रों के मनोबल को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि दूसरों के द्वारा बेहतर व्यवहार किया जा सके, लेकिन कुछ छात्र सीखने के प्रति अपना मनोबल और रुचि खो देंगे और अक्सर अपनी क्षमताओं पर संदेह करेंगे। एक और बात जो हम सोच सकते हैं वो यह है कि स्कूलों में छात्रों को आमतौर पर एक टर्म परीक्षा में शामिल होने का केवल एक मौका दिया जाता है। अधिकांश स्कूलों में आप एक परीक्षा फिर से नहीं लिख सकते हैं, और इस प्रकार आपको अपने कौशल को सुधारने के लिए सीखने का दूसरा मौका नहीं मिलता है। बहुत से लोग अपनी स्कूली शिक्षा की इस मानसिकता को ट्रेडिंग में ले जाते हैं, लेकिन बाजारों में स्कूल के विपरीत आपको हमेशा दूसरा मौका मिलेगा। उदाहरण के लिए, आप छोटी मात्रा के साथ ट्रेड कर सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, और फिर एक नया व्यापार कर सकते हैं। समय के साथ इस परीक्षण और त्रुटि पद्धति का उपयोग करके आप अपने व्यापारिक कौशल को मजबूत करने में सक्षम होंगे। लेकिन ध्यान रहे
कि रिस्क को मैनेज किया जाना चाहिए। इसके अलावा आप गलतियां कर सकते हैं। वास्तव में, यदि आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, तो आपको इसे तलाशना चाहिए, या तो ट्रेड करके और देखें कि क्या होता है, या आपका मार्गदर्शन करने के लिए किसी ट्रेडिंग कोच से परामर्श करें। यह हमें मिस्टर मार्केट के और करीब ले जाता है। मिस्टर मार्केट प्रसिद्ध निवेशक बेंजामिन ग्राहम द्वारा अपनी 1949 की प्रसिद्ध पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बनाया गया एक चरित्र है। पुस्तक में ग्राहम कल्पना करता है कि वह और मिस्टर मार्केट एक व्यवसाय के सह मालिक हैं। वह मिस्टर मार्केट को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करता है जो अपने जंगली मिजाज और भावनाओं के लिए जाना जाता है, और वह ग्राहम को अपने व्यवसाय के हिस्से को बहुत कम या कभी कभी बहुत अधिक कीमतों पर खरीदने और बेचने के कई अवसर प्रदान करता है। ग्राहम द्वारा उल्लिखित मिस्टर मार्केट कोई और नहीं बल्कि शेयर बाजार है। हमें समझना चाहिए कि बाजार परम गुरु है और इससे ऊपर कोई नहीं है। जो इसे समझता है वो कभी भी बाजारों से सीखना बंद नहीं करेगा। बाजारों की कल्पना सभी अद्वितीय मानव मस्तिष्कों के मिश्रण के रूप में की जा सकती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बाजार क्यों पेशेवरों और एक नौसिखिए दोनों को समय समय पर नई सीख देता रहता है। कोई भी निवेशक जो बाजार में सफल होना चाहता है, वो उन विशेषज्ञों और जाने माने निवेशकों से भी सीख सकता है जिनकी जेब में कुछ रणनीतियां हैं जिन्होंने उन्हें सफल बनाया। इन विशेषज्ञों से सीखना काफी हद तक स्कूल की कक्षा में सीखने के समान है, जहां छात्रों को उनके करियर में सफल बनाने के लिए विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए कई शिक्षक आते हैं। ऐसे में आपको इन विशेषज्ञों से सीखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। कोर्स खरीदने या सेमिनार में भाग लेने के लिए आपको बस कुछ समय और पैसा चाहिए। लेकिन यह महान मिस्टर मार्केट से सीखने के लिए एक कीमत के साथ आता है। आपके पास आत्म मूल्यांकन के गुण होने चाहिए। आपको अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, न कि फिर से वही गलतियां करने के लिए। आपका दिमाग भी खुला होना चाहिए, यानी आपको नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आपको हमेशा प्रतिस्पर्धी रहना होगा और जीतने की मानसिकता रखनी होगी। इन सब से ऊपर, आपको अनुशासित रहना होगा और समय पर अपना विश्लेषण करना होगा। जब उपरोक्त सभी गुण समाहित हो जाते हैं, तो कोई भी मिस्टर मार्केट का उत्कृष्ट छात्र बनने के लिए बाध्य होता है, भले ही आपके पास विजय केडिया की तरह स्टॉक मार्केट में कोई व्यक्तिगत गुरु या शिक्षक न हो। मिस्टर मार्केट एक निवेशक या व्यापारी को लगभग हर दिन पढ़ाएंगे, बशर्ते वे उपरोक्त सभी गुणों का पूरी लगन से पालन करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, मिस्टर मार्केट आपके परम गुरु हैं और उनसे ऊपर कोई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो ने आपको सुधार के लिए कुछ अंतर्दृष्टि दी है। अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को सक्षम करने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस न करें। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में देखूंगा, तब तक मिलते हैं।